फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले संविधान सभा मतलब कि हमारा जो पॉलिटी का सेक्शन है उसके हम टॉपिक वाइज और एक एक हेडिंग बिल्कुल आप एज इट इज़ नोट्स की तरह रीड कर सकते हो और इसे याद भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया है हमने। तो संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा संविधान का निर्माण करने के लिए जिस सभा का गठन किया गया था उसे हम कहते हैं संविधान सभा। और उसमें किन सदस्यों द्वारा संविधान को बनाया गया और उन सदस्यों का चयन कैसे हुआ, वो निर्वाचित थे या मनोनीत थे, किस तरह से थे, हम पूरी डिटेल्स इसमें देखेंगे। और ये इसमें जो भी चीज़ें हम सारी आपको एज इट इज डिट्टो तरीके से बताएंगे, जिसमें कि हमने देखेंगे सबसे पहले जो संविधान सभा के निर्माण के लिए एक सभा होनी चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, वो बताया था महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में। भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा बताया था 1922 में। उसके बाद पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को कब स्वीकार किया कि भारतीयों के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो वो अगस्त 1940 में किया था और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। बट इसमें कहा गया कि मुख्यतः भारतीय होंगे। इस जो अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि इस निर्माण को गठन करने के लिए मुख्यतः भारतीय होंगे, मतलब कि इसमें भारतीयों के अलावा अन्य लोग भी होंगे ब्रिटिश के, तो इसलिए ये स्वीकार नहीं किया गया था भारतीयों द्वारा और इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो इसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था ये। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव सन 1942 में आया और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने। इसमें अंग्रेजों द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था, मतलब इसमें अंग्रेजों ने मान लिया था कि हाँ, संविधान सभा का निर्माण हम करेंगे। लेकिन इसमें एक बात कही गई थी जिसके लिए हमें इसे स्वीकार नहीं किया था। इसमें कहा गया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान के लिए सभा बनेगी, बट युद्ध के दौरान ना मानने पर इसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इसे हम लोगों ने, भारतीयों ने कहा था कि युद्ध के दौरान ही संविधान सभा का निर्माण कर लिया जाए, तो वो नहीं उन्होंने माना था, इसलिए इसे हम अस्वीकार कर दिया था इस प्रस्ताव को भी। उसके बाद संविधान का गठन किस योजना से किया गया। अब बात करते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो किस योजना से हुआ है, तो वो योजना है कैबिनेट मिशन योजना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कैबिनेट की संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत या किस योजना के तहत किया गया है, तो उसमें हम बताएंगे कि कैबिनेट मिशन योजना। एक तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद कि सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, तो इसमें कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। एक तो अध्यक्ष ही थे सर पैट्रिक लॉरेंस, और सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन में आए थे वही थे, और एक थे ए.बी. अलेक्जेंडर। तो 3 लोग थे इसमें मिशन में। अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। और इटली की सरकार बनी विश्व युद्ध के बाद, उसके बाद ही ये कैबिनेट मिशन उन्होंने भेजा था। और इटली बहुत ही ज़्यादा दयालु हृदय के थे, तो उन्होंने ये बात बहुत जल्दी एक्सेप्ट की थी और जल्दी से जल्दी भारतीयों को उन्हें सत्ता सौंपने की सोच रखी थी। उसके बाद जो संविधान सभा बनी थी उसमें कौन सदस्य होंगे या कुल सदस्य कितने थे उसमें, इसका जो भी लेखा जोखा था वो इस मिशन में था। और इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389, मतलब 389 सदस्य थे इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 389 सदस्य क्यों लिए गए, क्योंकि उस समय की जो जनसंख्या थी भारत की वो लगभग 40 करोड़ थी और एक सदस्य जो था वो 10 लाख का प्रतिनिधित्व करता था, मतलब एक सदस्य जो है वो 10 लाख की आबादी से लिया गया। तो इस हिसाब से जो आंकड़ा बैठा वो 389 बैठा, 389। इसमें भी जो 389 सदस्य थे उसमें से 292 और प्लस 4, मतलब 292 जो सदस्य थे वो थे अंग्रेज भारत से, और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, मतलब जिस तरह से आज हमारे यहाँ जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं वो लगभग इस तरह से होते हैं जैसे हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो उस टाइम पे भी जो सेंट्रल टाइप के थे उन्हें बोलते थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र। और जो टोटली अंग्रेजों द्वारा शासित थे क्षेत्र उन्हें बोलते थे अंग्रेज भारत। तो उससे कुल सदस्य थे 292 और 4, मतलब 296 हो गई, ये तो अंग्रेजों के ही। और इसमें जो 4 क्षेत्र थे चीफ कमिश्नर वो कौन कौन से थे, तो एक तो दिल्ली था, एक अजमेर, एक कुर्ग जो कर्नाटक में, एक बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में। तो इस तरह से ये थे। उसके बाद
और 93 सदस्य थे वो थे देसी भारत से। 93 सदस्य कहाँ थे? वो थे देसी भारत से। तो ये है मेरे 93 सदस्य जो देसी भारत से, मतलब जहाँ पे पूर्णतः भारत के राजा या महाराजाओं द्वारा जो शासन किया जाता था उन्हें हम कहते थे देसी भारत। तो देसी भारत से जो सदस्य चुने गए थे वो मनोनीत किए गए थे, और जो सदस्य अंग्रेजों द्वारा जो क्षेत्र थे उनसे जो सदस्य थे उनका चुनाव हुआ था। बाकायदा मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ था, हालांकि जनता ने भाग नहीं लिया था, लेकिन जो सदस्य चुने गए थे वो उस टाइम की जो विधान सभा बनी थी उस टाइम पे उनसे ये सदस्य चुने गए थे। तो इस तरह से ये हो गया मेरा सदस्य इसमें कौन थे, उनका चुनाव कैसे किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि भारत की संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए वो निर्वाचित थे या मनोनीत थे। तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य थे। मनोनीत कौन से थे? जो देसी भारत से थे, और जो निर्वाचित किए गए थे वो थे अंग्रेज भारत से। तो अब देखेंगे कि जो संविधान सभा जब बन गई, उसका गठन हो गया, तो उसमें कौन कौन सदस्य थे। उसके बाद जो पहली बात आती है कि इनकी पहली बैठक कब हुई। तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान की पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो उस टाइम के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा उसे हम अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना लेंगे। तो इस तरह से उस टाइम पे जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा में वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद और जो पहली बैठक हुई थी उसका मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। मतलब मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे, और कुछ देसी भारत से भी ऐसे थे जो कि शामिल नहीं हुए थे, मनोनीत सदस्य जो थे। उसके बाद इस पर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उस टाइम पे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने क्या कहा था इस बात पे, जब मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई थी, तो उसने कहा था कि संविधान सभा की पहली बैठक ऐसा लग रहा है कि ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये बात कही थी किसने? जो कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो पहली बैठक में कुल जो सदस्य थे वो थे 207 सदस्य थे। पहली बैठक में टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। उसमें महिलाएं कितनी थी? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो वो 9 महिलाएं थी जिन्होंने भाग लिया था। टोटल जो सदस्य थे वो थे 207। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि मतलब 207 सदस्यों ने भाग लिया, जबकि मेरे पास आंकड़ा जो था वो 389 सदस्यों का था। तो ये बाकी के सदस्य कहाँ चले गए, जिससे कि 207 का आंकड़ा कैसे इतना कम आंकड़ा? अगर हम इसमें मुस्लिम लीग की 73 सीटें थी उन्हें भी अगर हम निकाल दें तो मेरे पास जो आंकड़ा बचता है वो बचता है 316 का। मतलब 389 सदस्य ये थे और उसमें से 73 माइनस कर दिए तब भी 316 बचे हैं। तो बाकी के सदस्य कहाँ चले गए? तो इस चीज़ का जो उत्तर होगा वो ये होगा कि जो देसी रियासतें थी उन्होंने भाग नहीं लिया, मतलब 73 लोगों ने। और उसके बाद उस टाइम पे ये चीज़ क्लियर ही नहीं थी कि कौन सा जो देसी रियासत है वो कहाँ जाएगी। तो इसलिए देसी रियासतों ने भी उसमें भाग नहीं लिया, प्लस मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया। तो इस तरह से मेरे पास आंकड़ा बहुत कम हुआ। तो पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है इम्पोर्टेंट कि 11 दिसंबर मतलब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे 11 तारीख को चुन लिया गया था स्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया वो रखा गया कब? वो रखा गया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही प्रस्तावना का आधार बना, मतलब यही प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्ताव रखा गया लेकिन पारित नहीं हो पाया। मतलब वो रखा तो गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। तो ये पारित कब हुआ? ये 22 जनवरी 1947 को
संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कब? ये किया 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद एक जो सबसे फैक्ट आता है कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी थे, वो कहाँ से चुनाव लड़े थे, कहाँ से थे, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है संविधान में, इसलिए इन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले जो है डॉक्टर अंबेडकर जी, वो चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? बॉम्बे से। महाराष्ट्र थे वो, तो ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं? मुस्लिम लीग की सहायता से ये चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? बंगाल से, और बंगाल से चुनाव जीत जाते हैं। और ये क्षेत्र जैसुर कुलना, जहाँ से ये चुनाव जीतते हैं वो है जैसुर कुलना, जो कि यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान में था, जो कि वर्तमान बांग्लादेश है, वहाँ पर ये था, और ये चला गया पाकिस्तान में। तो ये सीट रिक्त हो गई, डॉक्टर अंबेडकर जी बेचारे रह गए। तो यहाँ से क्या हुआ? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा सदस्य नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो सीट रिक्त हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बोला जाएगा कि भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री का एक पद होता था, और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे BG खैर, को एक पत्र लिखा जाता है। तब BG खैर द्वारा बॉम्बे से स्थान रिक्त करवाया जाएगा। MR जयकर इस्तीफा देंगे, और जो MR जयकर जी थे वो इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से, और तब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बना दिया जाता है। कहाँ से? बॉम्बे से। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान सभा में लिया गया था सदस्य के रूप में। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान का प्रारूप क्या था? BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप किसने तैयार किया? क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? ये अलग क्वेश्चन है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो अलग क्वेश्चन है। तो जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन संविधान सभा का जो प्रारूप किसने तैयार किया? वो तैयार किया था BN राव ने। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स। पहले जज रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट में। BN राव जी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, डॉक्टर अंबेडकर जी के समकक्ष थे। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर कोई संविधान सभा में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था तो यही थे, और ये पहले जज भी इंटरनेशनल कोर्ट्स में रह चुके थे BN राव, और इन्होंने बिल्कुल मुक्त सेवाएं दी संविधान के लिए, जबकि ये संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे BN राव जी, उसके बावजूद भी। अब प्रारूप समिति की बात करते हैं। इस समिति को 29 अगस्त 1947, इस समिति का काम प्रारूप तैयार करना नहीं था। अच्छा, इस जो समिति बनी थी इसका काम ये नहीं था कि इसका प्रारूप तैयार किया जाए, क्योंकि प्रारूप तो BN राव द्वारा तैयार किया गया था। सर BN राव द्वारा बने प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। तो इस समिति का काम क्या था? जो प्रारूप तैयार किया गया उस पर विचार विमर्श तैयार करना था। और इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें जो सदस्य थे वो थे 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। वो कौन कौन से थे देखेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो डॉक्टर VR अम्बेडकर ही थे, जो कि इसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर जी। और फिर उसके बाद इसके सदस्य थे गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और उसके बाद TT कृष्णामाचारी या TP खेतान जी, और नंबर 7 पे थे माधव राव। तो प्रश्न यहाँ से इस तरह से आता है, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वो कांग्रेसी सदस्य कौन थे? वो थे KM मुंशी जी। कौन थे? KM मुंशी जी। और इससे क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि हिंदू धर्म की पहेलियाँ अम्बेडकर जी से संबंधित है। तो हिंदू धर्म की पहेलियाँ ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी डॉक्टर VR अम्बेडकर जी ने। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। पाकिस्तान पर विचार पुस्तक एक थी, एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी पाकिस्तान पर विचार। ये पुस्तक किसने लिखी? ये भी लिखी थी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? अधिवेशन मतलब जो बैठकें होती थी वो कुल कितनी हुई थी? तो वो हुई थी 12 बैठकें, मतलब 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो टोटल महिलाएं कितनी थी? 15। और पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो वो थी 9 महिलाएं। इससे पहले हमने अभी बात की थी संविधान सभा में। तो ये क्वेश्चन याद रखने होते हैं आपको,
और ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बीच में स्टेटमेंट में आ जाती हैं। देखो 9 महिलाएं हैं, तो इस तरह से हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं जिससे कि हम कहीं पे भी क्वेश्चन में ना उलझें या फंस ना जाएं। इसलिए हमें एक एक कंसेप्ट क्लियर करके चलना होता है। तो संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो वो थी 15 महिलाएं। एकमात्र मुस्लिम महिला, क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो थी केवल एक ही थी, तो वो थी बेगम अयाज रसूल। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो थी बेगम अयाज रसूल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब यहाँ तक बात हमने कर ली संविधान सभा की, उसके सदस्यों की, और उसमें क्या क्या कौन कितने सदस्यों ने भाग लिया, कितने अधिवेशन चले। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं कि जो बन के तैयार हुआ मेरा संविधान कब हुआ और लागू कब हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसी दिन ये क्या कर दिया गया, भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, मतलब पूर्णतः नहीं लागू किया गया लेकिन आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। और इसी को बाद में क्या किया गया, लक्ष्मीमल की सलाह पर इसे विधि दिवस मनाया गया, क्योंकि इस दिन ये आंशिक रूप से लागू गया था। लक्ष्मीमल सिंह की सलाह पर इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कितने अनुच्छेद लागू हुए जिस दिन ये आंशिक रूप से लागू हुआ, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए? क्या सारे अनुच्छेद लागू हो गए? ना, उस दिन केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए। कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16 अनुच्छेद। और इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया गया। और आर्टिकल 394 में ये बात लिखी है, उन अनुच्छेद का उल्लेख है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। तो अनुच्छेद 394 है, अनुच्छेद 394 में उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। अच्छा, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60 और 366 आदि लागू हुए थे उस दिन। तो कुल अनुच्छेद जो लागू हुए थे वो 15 अनुच्छेद प्लस स्वयं 394 अनुच्छेद, जिसमें ये लिखा था कि कौन कौन से अनुच्छेद 300 मतलब इसमें लागू हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए हैं, वो बात तो जो जिस अनुच्छेद में लिखी थी वो था अनुच्छेद 394 स्वयं और प्लस 15 अनुच्छेद, मतलब टोटल अनुच्छेद कितने हो गए? 16। तो 16 अनुच्छेद लागू हुए इस दिन। अच्छा, और लाहौर, अच्छा ये बात एक चीज़ और आती है कि जब मेरा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू मतलब बन के तैयार हो गया था, फिर उसे 26 जनवरी तक ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तो वो ज़रूरत थी क्योंकि लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1930 की बात है, जब हम लोग गुलाम थे उस टाइम पे ये बात प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए ये रखा गया था प्रस्ताव कि हम स्वतंत्र भारत की पूर्ण रूप से लागू, इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया कि इसकी महत्वता कम ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। तो मेरा जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ वो कब हुआ? वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अच्छा, अब 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950। ये चीज़ ध्यान रखनी है, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू जरूर हुआ, लेकिन उससे 2 दिन पहले, जस्ट 24। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई? अंतिम बैठक हुई। और इसमें इस संविधान सभा में जो साइन किए वो कितने लोगों ने किए? जो संविधान बना उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो उस पर टोटल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो कितने सदस्यों ने किए? 284। सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया? ये भी चीज़ पूछी जाती है। तो सबसे पहला हस्ताक्षर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और सबसे लास्ट में अंतिम हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित भी किया गया था। कुछ लोग कहते हैं मनोनीत नहीं किया गया, बाकायदा फार्म निकाला था और एक ही फार्म आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, और वो बाकायदा निर्वाचित हुए थे, न कि मनोनीत हुए थे, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति वो निर्वाचित होता है, न कि मनोनीत किया जाता है, इसलिए हम गणतंत्र हैं। अच्छा, अब बात करेंगे संविधान सभा जो थी
एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो देश तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को ही, और मेरा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो इतने टाइम पीरियड में हमारे देश जो है वो किस तरह से काम करा, क्या किन नियमों किन कानूनों के आधार पर देश में कार्यान्वयन किया गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो संविधान सभा थी वो दो रूपों में काम कर रही थी। एक तो संविधान निर्माण का भी काम करती थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा जो संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मामलंकर, और अंतरिम राष्ट्रपति बने रहे थे कब, अनुच्छेद 380 के तहत। तो ये जो हमारी संविधान सभा थी वो संविधान निर्माण का भी कार्य करती थी और संसद का भी काम करती थी। अच्छा, संविधान का जो शीर्षक है भारत का संविधान, भारतीय संविधान, तो वो अनुच्छेद किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 393 में ये बात लिखी है, जो कि भारत का शीर्षक क्या है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये बात किस अनुच्छेद में लिखी है, ये बात लिखी 393 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 394 में क्या लिखा था, अभी थोड़ी देर पढ़ा था, अनुच्छेद 26 जनवरी 1949 को लागू हुए, ये बात लिखी थी अनुच्छेद 394 में। मतलब 15 अनुच्छेद प्लस अनुच्छेद 394 लागू कब हुए, ये लागू हुए 26 नवंबर 1949, ये बात लिखी थी अनुच्छेद 394। और उसमें ये बात भी लिखी थी कि जो शेष अनुच्छेद है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगी, ये बात कहाँ लिखी थी, अनुच्छेद 394 में। अब बात करते हैं हम कि जो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो शासन प्रणाली चली वो किस हिसाब से चली, क्योंकि उस टाइम तो संविधान बना नहीं था, कुछ अनुच्छेद बने भी नहीं थे, कुछ लागू भी नहीं हुए थे। तो किस तरह से देश का नेतृत्व हुआ था, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर, जिससे पहले हमारा देश कार्यान्वयन होता था, तो वो था अनुच्छेद 335 के अनुसार देश में कार्यान्वयन हुआ उस टाइम तक। अब बात करेंगे अनुच्छेद 395 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 395 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 395 में 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसे समाप्त किया गया, सबसे पहली बात अनुच्छेद 395। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त किया गया, क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 को जो अधिनियम अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी समाप्त कर दिया गया। तो दो काम हो गए अनुच्छेद 395 में, अनुच्छेद 335 और भारत शासन अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं संविधान सभा की आलोचना करी है लोगों ने, किस तरह से करी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आलोचना किसने करी है, संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने बताया, तो वो था विंस्टन चर्चिल, जिसने ये कहा था कि ये संविधान सभा जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था तो कहा था कि ये तो ऐसी विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये बात किसने कही थी, विंस्टन चर्चिल ने। तो वही है, उसने ये भी कहा था संविधान सभा को एक जाति की संस्था है, संविधान सभा एक जाति की संस्था है। उसके बाद जो अगला जो है वो किसने कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। ये बात किसने कही थी, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, एक जाति की संस्था अलग चीज़ है। जाति की संस्था किसने कहा, चर्चिल ने। हिंदुओं की संस्था किसने कहा, तो ये वही है गो साइमन, लॉर्ड साइमन ने कहा था, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये वही साइमन 1927 में जो आया था। फिर है संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, ये बात किसने कही थी, संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, ये बात किसने कही थी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कही थी। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखने, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार यूपीपीसीएस, यूपीएससी और अदर्स वनडे एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था, जब उनसे बोलने को कहा गया कि आप संविधान सभा के बारे में कुछ अपने दो शब्द कहें, तो उन्होंने क्या कहा था, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो सबसे अच्छा कार्य किया है वो है डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुनना था। तो ये बात की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि मैंने अगर कोई अच्छा काम किया है अध्यक्ष के पद पे रहते हुए तो वो किया है डॉक्टर अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी। तो उन्होंने क्या किया था, डॉक्टर अम्बेडकर को स्किल्ड पायलट, एक कुशल पायलट, एक कुशल गाड़ी चलाने वाले। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें बन सकते हैं। और KV राव
संविधान के.वी. राव ने क्या कहा था? के.वी. राव ने डॉक्टर अम्बेडकर को जनक और जननी दोनों संविधान के, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर को जनक और जननी दोनों किसने बताया? तो वो बताया के.वी. राव ने। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर को हम क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। तो ये चीज़ तो ध्यान रखनी है हमें। संविधान में संशोधन करने की शक्ति। अच्छा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं संविधान सभा से। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको है? संविधान में जो हम अब क्योंकि हमें समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में कई बार परिवर्तन करना पड़ सकता है और हो भी चुका है। मेरे साथ बहुत भारत में संविधान संशोधन हुए हैं। तो ये शक्ति किसके पास है? कौन संविधान में संशोधन कर सकता है? तो इसका आंसर याद रखना है, संसद के पास है। संसद क्या है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखेंगे संसद जो संविधान सभा, उसके संविधान सभा के बाद जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो संसद के रूप में जो पहली बैठक जो संसद कार्य करी वो कब की? तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई। संसद की पहली बैठक हुई। हालांकि संविधान सभा के रूप में काम हुआ, संसद बनी और प्रथम संविधान संशोधन कब हो गया? 1951 में ही हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसे संभव है कि जब संसद की पहली बैठक हो रही 1952 संशोधन कर दिया संसद, तो ये पहले से कैसे हो गया? तो इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे कि नवंबर 1947 से संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करती है। ये बात हमें पता है ना। संविधान सभा जो है वो संसद के रूप में भी तो कार्य करती थी, जिसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी जी मामलंकर करते थे। उसके बाद हम देखेंगे तो इस तरह से हमने ये देखा संविधान सभा के रूप में। तो इस तरह से हमने आज संविधान सभा की पूरी जानकारी ली। संविधान सभा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस फैक्ट हमने देखे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इसकी सारे पीडीएफ आपको दे देंगे। बाकायदा नोट्स जो हमने बना रखा है वो आपको भेज देंगे और डिटो एक से लेके हम पूरा संविधान सभा से लेके पूरा लास्ट तक पूरा अनुच्छेद, उनके क्या क्या संशोधन, संविधान संशोधन की सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे। अगर आपको मेरा ये वो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं, थोड़ा सा प्रेरणा दें, तो मैं इसमें और भी संशोधन करके आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। और इसी तरह से आपको सारे नोट्स संविद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवाते रहेंगे। थैंक यू।